हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है स्टूडेंट? वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन में है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम उसके स्टेट में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बताता है न्यूटन का पहला नियम। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये हमें बताता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि जो नेट फोर्स है, जो लगने वाला फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। ये हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, जहां से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है और उसका एक स्पेशल केस हमें मिलता है F इक्वल्स ma। अब देखिए, जो फोर्स इक्वल्स ma होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन, वो एक स्पेशल केस है जब मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हो। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पिछला वीडियो, जिसका लिंक आई बटन पे गिवन है। आप वहां से जाकर के सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देख सकते हैं। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये काफी आसान है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हर न्यूमेरिकल में है। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा, फ्रिक्शन का या उसके आगे वर्क पावर एनर्जी का, आपको स्टूडेंट ये काम आएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन का उसके समान और उसके विपरीत रिएक्शन होता है। जैसे अगर मान लिया जाए हम किसी को एक थाप मारेंगे तो चोट उसको भी लगेगा और हमको भी लगेगा, यानी जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसने भी मेरे ऊपर क्या किया, उतना ही अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। सेकंड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज। जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन होता कब है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तब। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि जो सरफेस है उसको अभी स्मूथ मान के चलते हैं, फ्रिक्शन लेस मान के चलते हैं। दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ये दोनों आराम से एक साथ रखा हुआ था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया कि इधर से एक फोर्स लगा दिया F। हमने क्या किया? एक फोर्स लगा दिया इधर से F। इस केस में क्या होगा? इस केस में स्टूडेंट जो बॉडी A है वो बॉडी B पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इस केस में स्टूडेंट जो मेरा बॉडी A है, ये बॉडी B के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हम इसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट कि ये क्या कर रहा है भाई? तो ये फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है वो पहले लिखा जाता है, बॉडी A लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? बॉडी B पे लगा रहा है, तो वो बाद में लिखा जाएगा। यानी FAB, दैट इज A बॉडी B बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। अब जब A बॉडी B बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो B चुप नहीं बैठेगा, ये भी क्या करेगा? सेम अमाउंट का फोर्स उधर से भी लगाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये क्या करेगा? सेम अमाउंट का फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, इधर से भी लगाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। ये कौन लगा रहा है? ये बी लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? ए पे लगा रहा है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल समान होगा। मतलब हम यहां पे बोलेंगे क्या कि जो फोर्स ए बी का मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है फोर्स बी ए के मैग्नीट्यूड के। यानी दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हम लोग यहां पे न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्शन आता है वो एक्शन के बिल्कुल बराबर होता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। दैट इज यहां पे जो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा है वो जितने भी अमाउंट का लगा रहा है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, वो तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। उसी अमाउंट का, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स बॉडी बी भी बॉडी ए पे लगाएगा।
लेकिन आगे अगर आप यहां ध्यान से पढ़े तो इक्वल तो बोलता है, लेकिन यहां पे अपोजिट बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ए बी है, यानी कि जो फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे लगा रहा है, ये फोर्स बराबर है माइनस ऑफ फोर्स बी ए, माइनस ऑफ फोर्स जो बॉडी बी बॉडी ए पे लगा रहा है। अब हमको पता है कि वेक्टर के केस में निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन को। यानी कि फोर्स ए बी और फोर्स बी ए का मैग्नीट्यूड बिल्कुल समान है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। फोर्स ए बी इस डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स बी ए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यही है स्टूडेंट न्यूटन का तीसरा नियम, और इसके अलावा न्यूटन का तीसरा नियम में आपको कुछ नहीं जानना है। हमारे काम का क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो 10th में पढ़ चुके हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है भैया, तो हमारे काम का है ये एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, पहला बॉडी जो दूसरा बॉडी पे फोर्स लगाएगा वह बराबर होगा माइनस ऑफ दूसरा बॉडी जो पहला बॉडी पे फोर्स लगाएगा। फोर्स को लिखते किस प्रकार से है, ये भी आपको ध्यान देना है। जो बॉडी फोर्स लगा रहा है उसको पहले लिखते हैं, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक, यहां पे भी आप देखिए माइनस ऑफ एफ बी है, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए फोर्स कौन लगा रहा है, बॉडी बी लगा रहा है, तो बी को पहले लिखें, और किस पे लगा रहा है, तो ए पे लगा रहा है, तो ए को आपको बाद में लिखना है। आगे ये बात समझ में चलिए। तो ये था स्टूडेंट आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। चलिए अब हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया, तो एक दो छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक एकदम 10th क्लास का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों से है, मान लिया जाए कि स्टूडेंट ये एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या है भाई, तो ये है एक सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर में एक बॉडी रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक, और इस बॉडी पे मान लिया जाए हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 20 न्यूटन का। ठीक, ये बॉडी है 5 kg का, और आपसे पूछा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी सवाल है। हम जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट फोर्स है डेट इज 5 kg डिवाइडेड बाय जो हमारा एफ नेट है। एफ नेट कितना है भाई, तो एफ नेट है 20 न्यूटन, तो हम यहां पे बोलेंगे 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय जो हमारा मास है, मास कितना है भाई, तो 5 kg। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा स्टूडेंट एक्सेलरेशन। आगे ये बात समझ, तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था, ऐसा सवाल बीसीसीएलई के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कभी सोचिएगा भी मत। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा छोटा सा सवाल हम लोग करेंगे स्टूडेंट, हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन ये भी स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो अगेन यहां पे मान लिया जाए कि ये क्या है भाई, तो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है, और इस बॉडी पे इस बार जो फोर्स लग रहा है ना, बॉडी मान लिया जाए इस बार क्या है भाई, तो 6 kg का है, और इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरह का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है भाई, तो ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 40 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है ये स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहां पे आपको क्या करना है भाई, बताना है फाइंड एक्सेलरेशन। अब हमको पता है, हम लोग सेकेंड लॉ में क्या पढ़े, न्यूटन के सेकेंड नियम में, कि हम जितना अधिक फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा बॉडी के मास पे। तो हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला F इक्वल्स ma। हम जानते हैं क्या भाई, हम जानते हैं F इक्वल्स ma, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हमेशा याद रखना कि ये जो F है स्टूडेंट, ये F नेट है, ये क्या है, F नेट है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन।
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे F इक्वल्स ma, करेक्शन कीजिए इसमें, नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। अच्छा अब बताइए यहां पे स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, बताइए आप सभी। आप यहां पे अगर ध्यान से देखें तो जो लगने वाला फोर्स है वो इंक्लाइंड लग रहा है। क्या इस 40 न्यूटन के कारण इस 6 kg में एक्सेलरेशन आएगा? नहीं। इस 40 न्यूटन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो अगर स्टूडेंट इसको हम रिजॉल्व करें इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट इसका कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। इसको हम बोलेंगे 40 cos 37, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इसका y डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 40 sin 37 बोलेंगे ना। इसको मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, 40 cos 37 और 40 sin 37। अब बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 6 kg का ब्लॉक है ये किस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन में आएगा, 40 sin 37 के कारण या 40 cos 37 के कारण। जैसे मान लिया जाए अगर कोई एक बोरी है और उस बोरी को अगर आप ऐसे खींच रहे हैं तो वो बोरी किधर जाता है, ऊपर या इधर, या बोरी ऐसे चलने लगता है, बोरी कैसे जाता है, बोरी इस डायरेक्शन में जाता है। यानी कि 40 cos 37 वह फोर्स है जिसके कारण इस 6 kg के ब्लॉक में एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां पे नेट फोर्स क्या है भाई, 40 cos 37। यहां पे F नेट क्या है, 40 cos 37। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा स्टूडेंट, अच्छा cos 37 बराबर क्या होता है भाई, तो 4/5 होता है। तो अगर इसको हम निकाले तो 40 गुने 4/5 और ये हो जाएगा आपका क्या भाई, न्यूटन। 5 8 40, 8 चौके 32 न्यूटन। चलिए तो अगर आप यहां से एक्सेलरेशन निकाले स्टूडेंट तो नेट फोर्स आपका आ गया 32 बटा मास कितना है 6, और 32/6 आप कर लीजिए स्टूडेंट, तो हो जाएगा कितना, 6 5 30, 6 18, 6 18, 6 18, 3 3 3 3। ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया। हालांकि ये भी काफी सिंपल सवाल था और ऐसा क्वेश्चन आपसे बेसिस एली के सब एग्जाम में नहीं ही पूछा जाएगा। चलिए तो स्टूडेंट ये आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक सेम मैग्नीट्यूड का और उल्टा डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। जैसा हमने देखा कि अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आया है, और जब देखिए हमेशा याद रखना है कि दो बॉडी कांटेक्ट में है तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा तब अगला बॉडी भी क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। मतलब अगर दो बॉडी इस प्रकार से चिपक करके रखा हुआ है तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा उस टाइम पे क्या होगा कि दूसरा वाला बॉडी भी पहले वाले बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट पहले नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और टेंशन फोर्स के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और कैसे लगता है। टेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए, और जब हमें ये दोनों पता होगा और साथ में जब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता होगा तभी स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे नॉर्मल और टेंशन के बारे में, और उसके अगले वीडियो में जान लेंगे कि कैसे किसी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फिर उसके अगले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।